तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है, क्लास 11th 12th के लिए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, वो हमने आपके साथ एक सीरीज़ लॉन्च की हैं। ऑलरेडी 12th के 6 लेक्चर्स हुए हैं, आज 7th लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे फिर से एक और रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन बिल्कुल आप प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज मैं आपके साथ लेके आऊँगा, उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो हम यहीं पे हैं, आई एम गिविंग यू द फुल गारंटी कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाहर कोई पेपर नहीं आता है और आंसर आप बिल्कुल यही लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे होंगे। सेटल। और एक मैं पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पीपीटी भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज या कमेंट सेक्शन में बोल लीजिएगा एंड आई विल प्रोवाइड यू द पीपीटी एज वेल। सो अब करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमें बोलता है कि एक्सप्लेन द इंडियाज रिलेशन, हिंदुस्तान के रिलेशंस फिर से हमें इसमें देखने हैं, लेकिन इस बार हमें खाली रशिया के साथ नहीं, सारे कम्युनिस्ट कंट्री जितने भी हैं उनके साथ हमें देखने हैं। इससे पहले हमने जो एक क्वेश्चन पढ़ा था वो रशिया और इंडिया के रिलेशंस लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरे कम्युनिस्ट कंट्रीज के रिलेशंस। तो पहले करते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट, after the disintegration of the Soviet Union in 1991, India adopted the policy of friendship, cooperation, and mutual respect towards the newly independent post कम्युनिस्ट कंट्रीज। जो ही डिसइंटीग्रेट 1991 में इंडिया यूएसएसआर का होता है, सो हिंदुस्तान ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की। उसने बोला कि हम हर एक के साथ फ्रेंडशिप का माहौल बनाएंगे, कोऑपरेशन करेंगे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक दूसरे के साथ करेंगे। सो इन्होंने क्या किया है, सो उन्होंने बहुत से नए मुल्क वहां पे आज़ाद हुए, जैसे 15 मुल्क बने। तो इसके बाद इंडिया ने इन नए पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन यानी कि आपस में ताउन, और म्यूचुअल रेस्पेक्ट आपस का एहतराम, ये पॉलिसी हिंदुस्तान ने वहां पे अडॉप्ट की। सो अगर आप एग्जाम्पल भी इसमें लेंगे, जैसे एक स्कूल दो हिस्सों में तकसीम हो जाए और आप दोनों ग्रुप्स के साथ बोलो कि हम अच्छे ताल्लुकात दोनों के साथ रखेंगे, किसी के साथ हमें बुरे ताल्लुकात नहीं रखने हैं, तो इंडिया ने वैसे ही एक यहाँ पे पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। Now move to the point number 2. India established the diplomatic relations with countries of the South Asia such as Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, ठीक है ना, ईस्टर्न यूरोपियन नेशन। तो इन सब के साथ इंडिया ने क्या किया है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखी, यानी रस्मी सियासी ताल्लुकात इन्होंने आपस में ये किए। इन रिलेशंस की वजह से ट्रेड हो, जिसको तिजारत बोलेंगे, या एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी मीन्स पेट्रोल डीजल वगैरह, ये सारी चीज़ें हो, या सिक्योरिटी हो, इनमें दो सब मुल्कों ने, इंडिया ने इन सब मुल्कों के साथ कॉपरेशन किया है। जैसे दो दुकानदार मिलकर बिजनेस करते हैं और दोनों को फ़ायदा होता है, वैसे ही इंडिया और ये कंट्रीज मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और सबको यहाँ पे फायदा मिला है। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट। इंडिया एंड दीज कंट्रीज शेयर हिस्टोरिकल कल्चर, इकोनॉमिक टाइज dating back to the Soviet era, which forms the basis of the strong cooperation। तो बात करेंगे हिंदुस्तान और इन मुल्कों के बीच में, इंडिया और इन कंट्रीज के दरमियान असल में हिस्टोरिकल, दैट मीन्स ये एक तहरीकी और सकाफती यानी कि कल्चरली और इकोनॉमिक यानी कि माशी ताल्लुकात सोवियत यूनियन के ज़माने से चल रहा था। सो इस पुरानी दोस्ती की वजह से आज भी डिफेंस, ऑयल, गैस, ट्रेड, एजुकेशन और साइंस में मजबूत कॉपरेशन इन मुल्कों की है। सो यहाँ पे हमने इसको समझा। सो अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो बात एक और पॉइंट की करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा है, इंडिया हैज प्रमोटेड ट्रेड, हिंदुस्तान ने प्रमोट क्या किया है, एक मिनट दीजिएगा। इंडिया ने ट्रेड को प्रमोट किया है, इन्वेस्टमेंट को,
इकोनॉमिक ऑपरेशन को वैसे ही यहाँ पे किसमें, एनर्जी में, ऑयल में, गैस और कल्चर नेचुरल रिसोर्सेज में। सो यहाँ पे समझेंगे इंडिया ने इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेड यानी तिजारत, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट मीन्स सरमायाकारी, ठीक है ना, और इकोनॉमिक ऑपरेशन माशी ताउन को मजबूत बनाया है, ठीक है ना। खास तौर पे अगर हम बात करेंगे ऑयल, नेचुरल गैस या नेचुरल रिसोर्सेज के फील्ड में मिलकर हिंदुस्तान ने इन कंट्रीज, सब कंट्रीज के साथ जिनकी हमने अभी बात की, उनके साथ काम किया कॉपरेशन के साथ। एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे एक घर को रोज गैस सिलेंडर की जरूरत होती है, वैसे ही इंडिया को एनर्जी की जरूरत रोज होती है। सो इसलिए इंडिया, रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जितने भी हैं उनसे ऑयल और गैस इंडिया हमेशा खरीदता रहता है। सो ऐसे हमें समझना कि कैसे इनकी आपस में ये है कॉपरेशन है। सो बात करेंगे एक और कि इंडिया cooperates in defense, security, counter terrorism for the sake of peace, stability and the regional security। इंडिया और ये कंट्रीज हमेशा डिफेंस यानी कि हिफाजत, एक दूसरे की सिक्योरिटी, अमन व अमान, और काउंटर टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने, इसको काउंटर टेररिज्म बोलते हैं, इनमें भी मिलकर काम ये सारे कंट्रीज करते हैं। सो जैसे हम बात करेंगे इस कॉपरेशन की मदद से पीस, अमन, स्टेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी दैट मीन्स इलाकाई हिफाजत को ये कंट्रीज मजबूती से बनाते हैं। इसमें आप एग्जांपल एक भी ले सकते हो, जैसे इंडिया और रशिया मिलके मिलिट्री ट्रेनिंग भी करते हैं जिसको बोलते हैं इंदिरा, ठीक है ना, इंदिरा के नाम से वो जाना जाता है, INDRA, ठीक है ना, RA, इंदिरा, तो इस नाम से जाने जाता है। सो जैसे दो पड़ोसी मिलकर अपनी कॉलोनी की हिफाजत करते हैं, वैसे ही इंडिया और ये कंट्रीज मिलकर दहशतगर्दी के मुकाबले करते हैं और लड़ते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे एक और सिक्स्थ पॉइंट की, वो है कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनमें भी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इनमें भी ये क्या करते हैं, कॉपरेशन करते हैं। इंडिया और इन मुल्कों के दरमियान कल्चरल एक्सचेंज दैट मीन सकाफती, हम बोलेंगे एक एग्जैक्ट वर्ड इसका सकाफती तबादला, दैट मीन्स एक्सचेंज, ठीक है ना। सो एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, और लोग आपस में मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं और आवाम के दरमियान राबिता रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे एक दूसरे को समझने और दोस्ती मजबूत करने में इनको मदद मिलती है। सो जैसे एक एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं, एक स्कूल के स्टूडेंट्स जब एक्सचेंज प्रोग्राम में दूसरे स्कूल जाकर नए दोस्त बनाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, वैसे ही कंट्रीज भी एक दूसरे से सीखते हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने किया। नाउ मूव टू द सेवंथ पॉइंट, इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर in the development and the progress of these countries and together they work for the regional peace, stability and the shared। तो इसमें क्या है, इंडिया इन कंट्रीज की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहा है। सब मिलकर रीजनल पीस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि मुश्तरका खुशहाली के लिए काम करते हैं ये। सो रियलिस्टिक एग्जांपल से आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। जैसे एक क्रिकेट टीम सिर्फ कैप्टन से नहीं जीतता बल्कि सब प्लेयर्स मिलकर मेहनत करते हैं, उसी तरीके से इंडिया और ये कंट्रीज मिलकर अपने तरक्की और अमन के लिए वो काम करते हैं, लेकिन वो मिलके कॉपरेशन में काम करते हैं। तो हमने देखा कि ये कंट्रीज आपस में किस तरीके से मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब इस पूरे यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चले मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर का लास्ट वाला रहेगा। इम्पैक्ट, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द राइज ऑफ चाइना। हमें राइज ऑफ चाइना के इम्पैक्ट के बारे में बोलना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चाइना का जो राइज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले चाइना रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज मेड द वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंक्रीजिंग इट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड द बार्गेनिंग पावर। तो क्या है चाइना, यहाँ पे पहले पॉइंट में हमें शॉर्ट में समझना है। चाइना बिकम रिच एंड पावरफुल। चाइना ने क्या किया है, इट बिल्ट मेनी फैक्ट्री, जैसे हमें पता है बहुत सारे फैक्ट्रीज इन्होंने बनाए हैं और इन्होंने एक्सपोर्ट बहुत सारे गुड्स किए हैं। सबसे पहले हमें पता है चाइना ने एक पॉलिसी किया था सेल्फ रिलायंस का, ठीक है ना, कि वो बाकी कंट्री के साथ ट्रेड वगैरह नहीं करते थे। बट आफ्टर दैट जब उन्होंने रियलाइज किया कि
दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड होना ज़रूरी है, एफडीआई ज़रूरी है, बाकी बिजनेसेस ज़रूरी हैं, एंड चाइना टेक दिस डिसीजन। एंड फाइनली चाइना ने क्या किया है, इन्होंने फैक्ट्रीज बना ली, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ से चाइना से गुड्स बाकी कंट्रीज में होते हैं, और इस इन चीज़ों की वजह से चाइना एक लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी बनी, जो कि दूसरे नंबर पे है आज, ठीक है ना। सो आज के डेट में अगर हम देखेंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स, मोबाइल फ़ोन्स हो, टॉयज़ हो, क्लोथ्स हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, वो सारे के सारे चाइना से बनते हैं और इंडिया में भी आते हैं। So, because China earns a lot of money, other countries listen to its opinions. जब चाइना के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, एंड प्लस चाइना हैज़ द मेंबर ऑफ द P5, जिनके पास परमानेंट या वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन में, तो इसका दबदबा है, इसकी ओपिनियन का एक इफेक्ट रहता है। सो इसके पास पैसा है, इसके पास बाकी कंट्रीज के साथ बिजनेस उनको इन पे डिपेंड है। सो रीज़न यही है कि चाइना यहाँ पे क्या करता है, चाइना असल में वर्ल्ड में एक राय जब भी देता है तो मुल्कों को सुनना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, India's military modernization and expansion, China's military modernization and expansion, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की बात आई, एंड एक्सपेंशन इन द साउथ एशिया, पर्टिकुलरली कहाँ पे, साउथ एशियन सी में। इसकी वजह से क्या होता है, ऑल्टर द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस एंड रेज्ड रीजनल टेंशंस। तो बात करेंगे इसकी, यहाँ पे चाइना मेड द मिलिट्री वेरी स्ट्रांग, चाइना ने अपनी मिलिट्री को भी बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, स्ट्रांग बनाया। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, चाइना स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट्स नेवी, मिसाइल्स एंड वॉच। बहुत ज़्यादा पैसा चाइना ने इन चीज़ों पे स्पेंड किया है, चाहे मिलिट्री हो, इनकी वारशिप्स हो, नेवी हो, मिसाइल्स हो। सो इट आल्सो इंक्रीज्ड इट इज प्रेजेंस इन South China Asia, where many countries have the territorial disputes. जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, तो वहाँ पे चाइना ने अपनी प्रेजेंस रखी है, ताइवान वगैरह साइड में, वहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट बहुत सारे हैं, लेकिन चाइना ने वहाँ पे एक दबदबा कायम करके रखा है। इसकी वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, वो ज़्यादा केयरफुल है। अगर हम इंडिया की ही बात करेंगे, हिंदुस्तान को चाइना ने बहुत सारे इलाकों से घेर दिया, चाहे बांग्लादेश की साइड से हो, नीचे मालदीव्स की साइड से हो, श्रीलंका की साइड से हो, पाकिस्तान के साइड से हो, ऊपर तो खुद ही बैठा है। तो यहाँ पे पूरा दबदबा इनका कायम है, बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एग्जाम्पल भी देंगे, imagine one neighboring builds a very high tall and hires many security guards. Other neighboring becomes very uh, alert because they feel the neighbor has become very powerful. जैसे कि एक नेबर है, वो उसके नेबरिंग कंट्री में, नेबरिंग इलाके में किसी ने टाल बिल्डिंग रखी है, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं, तो ये नेबर बेचारा बड़ा अलर्ट रह जाएगा, उसको पता है कि अब इनके पास पैसे वगैरह हैं, तो डर के ही थोड़ा चलना पड़ेगा। सो वैसे ही थ्रू इनिशिएटिव, बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे हम देखेंगे, कैसे, लाइक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, चाइना ने एक्सपैंड अपने इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रेशर पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप या लेटिन अमेरिका में किए हैं। सो चाइना ने स्टार्ट एक रोड किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें चाइना ने हर एक के साथ कनेक्शन रखा है रोड के थ्रू। इसने रोड्स बनाए, रेलवेज बनाए, ठीक है ना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो वहाँ से बनाया, ब्रिजेस बनाए, पोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए बहुत सारे कंट्रीज में। सो रिटर्न में चाइना ने अपनी फ्रेंडशिप इन कंट्रीज के साथ इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम ऐसे समझेंगे। अब चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि चाइना क्या करता है, चाइना एक्चुअली वांट्स मोर पावर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये यही है, चाइना एडवोकेट्स द मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म्स इन ग्लोबल इंडस्ट्रीज लाइक यूनाइटेड नेशन, WTO, IMF। इसे ये रिफ्लेक्ट होता है कि चेंजिंग पावर स्ट्रक्चर वहाँ पे हो। चाइना बिलीव ये करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन हो, WTO हो, IMF हो, शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू डेवलपिंग कंट्री। वो चाहता है कि वहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म हो, खाली बाईपोलर या यूनिपोलर वर्ल्ड ना चले, जहाँ पे खाली एक ही कंट्री का दबदबा हो, USA का। ये चाहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी वहाँ पे मौका देना चाहे। ये चाहता ये है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस चेंज हो आज के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। जो उस टाइम का वर्ल्ड था, उस टाइम वो कंट्रीज बड़े थे, लेकिन आज के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारों को इसमें मौका देना चाहिए। पर्टिकुलरली चाइना चाहता है कि उसकी एक इंटरनेशनल reputation कायम रहे। The rise of the China has intensified the
competition with the USA leading to the strategic rivalry in trade, technology, defense and the influence. So चाइना और यूएसए जो है ना ये एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर, ग्लोबल इन्फ्लुएंस में। जैसे आपने देखा भी होगा, अभी हम उसकी बात करेंगे। सो दोनों जो कंट्रीज हैं असल में ये चाहते हैं कि वर्ल्ड में वो लीडिंग पावर रहे। सो एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कंपनीज लाइक हवाई हैं जो चाइना की हैं, एप्पल यूएसए की है, ये compete करते हैं एक दूसरे के साथ स्मार्टफोन्स बनाने में। सिमिलरली चाइना और यूएसए जो है वो compete करते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बने। जैसे चाइना ने यूएसए ने इन पे लगाया था टर्म 250%, तो चाइना ने वापस 500% लगा लिया। तो दोनों बिजनेस में compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब यूएसए ने बाकी कंट्री को लगाया था, किसी कंट्री ने कुछ वहां से बोला भी नहीं था, लेकिन चाइना ने वापस ये चीजें नहीं मानी और वहां पे उन्होंने क्या किया है, इन पे वापस टैरिफ लगाया। तो चले बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। सो अगस्त 19, सॉरी ये दूसरा ही क्वेश्चन है, एक मिनट आप दीजिएगा। अच्छा, वो क्वेश्चन तो खत्म हुआ चाइना वाला, अब आज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और इस तरीके से ये पूरा खत्म हो जाएगा। यूनिटी एक्सप्लेन हमें करना है टाइमलाइन, किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता है सोवियत यूनियन। बड़ा एक रिवीजन टाइप आपके लिए हो जाएगा। जैसे हमें पता है सबसे पहले अगस्त 1991 क्या होता है, एक फेल्ड कोप अटेम्प्ट होता है, ठीक है ना। सम हार्डलाइन कम्युनिस्ट लीडर जो थे वो चाहते थे कि गाबिचू जो है, गाबिचू रिफॉर्म्स को स्टॉप किया जाए। सो उन्होंने ट्राई किया कि वो मिकाइल गाबिचू को वहाँ पे क्या करे, पावर से रिमूव करे, और उन्होंने एक इलीगल टेक ओवर करने की कोशिश की थी, जिसको हम कॉप बोलते हैं, इलीगल टेक ओवर, जैसे चुनी हुई सरकार को गिराना, ऐसे ही चेक किया था। उसमें बोरिस येल्त्सिन जो है और जो रशिया के बाकी अपोजिट जो है एंड पीपल ऑफ द रशिया अपोजिट द कॉप, येल्त्सिन ने या रशिया के बाकी लोगों ने इस कॉप को अपोज किया। सो लास्ट में फाइनली ये फेल हो गया। फिर इसके बाद एक और पॉइंट पे आते हैं, वो है अगस्त से लेकर दिसंबर 1991, जिसमें क्या होता है, ब्रेक अवे होता है रिपब्लिक्स। सो जब ये कोप फेल होता है, इलीगल टेक ओवर फेल होता है इसका अटेम्प्ट, बहुत सारे सोवियत रिपब्लिक जो है ना उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज को बना लेंगे, ठीक है ना, हो गया ये। सो कंट्री जैसे कि यूक्रेन की बात की जाती है, बेलारूस की, मोल्दोवा की, अजरबैजान की, उज़्बेकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की, किर्गिस्तान की, ठीक है ना। सो इन्होंने सोवियत सिस्टम को क्या किया है, लेफ्ट किया है। यहाँ पे आप डेट साथ साथ देख सकते हो कब किसने लेफ्ट किया है। तो बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, वो है दिसंबर 1991 में क्या होता है, बिला वीजा अकॉर्ड होता है, ठीक है ना। सो लीडर कहाँ के, रशिया के, यूक्रेन के और बेलारूस के, वो वहाँ पे मेट होते हैं, मीट करते हैं, और उन्होंने क्या किया वहाँ पे ऑफिशियली वो इस बिला वीजा अकॉर्ड उन्होंने साइन किया, और ऑफिशियली वो इस बात पे एग्री होते हैं वहाँ पे कि वो सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर का एंड करते हैं। तो ये याद रख लेना दिसंबर 1991 में। सो उन्होंने इसके बदले में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा CIS। CIS का मतलब क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है ना। सो रियलिस्टिक एग्जांपल भी आप कुछ इसमें से ले सकते हो, जैसे वहां पे ये हुआ था। अब एक और पॉइंट है, दिसंबर 1991 में अल्मा आता डिक्लेरेशन होता है। क्या होता है, अल्मा आता डिक्लेरेशन क्या होता है, 11 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक जो थे, जो अभी तक पहले सोवियत के मेंबर थे 11, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने साइन किया है अल्मा आता डिक्लेरेशन, एक एग्रीमेंट, ठीक है ना। सो ऑफिशियली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि CIS के वो मेंबर रहे, दैट मीन्स कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस के वो मेंबर, नए ऑर्गेनाइजेशन जो बनी यूएसएसआर के बाद वो वहां के मेंबर रहे। सो याद रख लेना, यूएसएसआर जब ब्रेक होता है तो CIS बना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन, ये स्टेट्स, ठीक है ना। सो इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि वहाँ पे दे विल वर्क टुगेदर एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज, न कि एक नेशन बन के या एक फॉर्म में आके, ठीक है ना। बोला कि हम अलग से इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन के काम करेंगे, पर्टिकुलरली 11 ये जो थे। तो लास्ट पॉइंट आज का ये है कि जो 25 दिसंबर 1991 था, ऑफिशियल डिसोल्यूशन ये होता है कि वहाँ पे मिकाइल गार्बाचेव जो होता है उसने रिजाइन किया है प्रेसिडेंटशिप से सोवियत यूनियन से, और द सोवियत फ्लैग ये जो था इट वाज लोवर्ड, इसको लो किया गया फ्रॉम द
क्रेमलिन से इसको नीचे किया गया, डाउन किया गया मॉस्को से। सो यूएसएसआर ऑफिशियली एंड होता है और यहाँ पे 25 दिसंबर 1991 को ऑफिशियली एंड होता है। डेट याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर 1991 जिस दिन क्रिसमस होती है, इसी दिन एंड होता है। और रशिया बना इनका मेन सक्सेसर स्टेट। कौन बनी फिर इसके बाद? रशिया बनी, ठीक है ना। सो ये इस तरीके से हमने ये सारे देखे थे। तो किस तरीके से टाइमलाइन था, तो ये पूरा चैप्टर हमने आज ख़त्म किया है। अब इंशाल्लाह नया चैप्टर हम उठा लेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे फिर से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मदद करेंगे इंशाल्लाह। और क्वेश्चंस बिल्कुल इसी में आएंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही था। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।